एक ही रौला पै गया, पाकिस्तान बाजी ले गया। मैं मेरे पास जज्बात के मतलब बयान नहीं कर सकता। अफसोस होता है कि हमारे इतने सीजन्ड पॉलिटिशियंस वो इसको इस तरफ डाइवर्ट करें, उसकी कड़ाही बनाए, उसके छोटे छोटे पसंदे बनाए। मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई जरूरी इक़दाम था जो उठाया गया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन का दौरा पाकिस्तान। सदर और वजीर आजम इस्तकबाल के लिए खुद नूर खान एयरबेस पहुंचे। मौजूदा माशी और आलमी हालात में तुर्क सदर का दौरा अहम तरीन है। क्या कुछ होने जा रहा है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। छक्कों की बरसात, पावर हिटिंग न कोई और, अल्ले तलल्ले, सिर्फ प्योर क्रिकेट। मॉडर्न क्रिकेट में रिवायती तरीके से किस तरह बड़े से बड़ा हदफ अबूर किया जा सकता है, पाकिस्तान ने बता दिया। कप्तान और नायब कप्तान की नाकाबिले यकीन इनिंग्स, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तारीखी रकम। कौमी टीम ने सही वक्त पर रिदम पकड़ लिया, अब शाहीनों को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कराची में डंपर गर्दी ने हद ही कर दी। 1.5 माह में ट्रैफिक हादसात में 105 अफराद मौत का शिकार। हैवी ट्रैफिक के शिकार 1300 जख्मी जेरे इलाज। मसला संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल करवा कर ही मामले का हल निकाला जा सकता है। जैकबाबाद में मगरमच्छ की फार्मिंग, अजब तर्ज के गजब कारोबार के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे। लेकिन पाकिस्तान में ये फार्मिंग हो क्यों नहीं है, और क्या जंगली हयात को इस तरह फार्मिंग की जा सकती है? अहम तरीन मसला, तफसीलात प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। और आलमी मंडी में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बड़ी जीत। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बासमती चावल को पाकिस्तानी पहचान मिल गई। यूरोपीय मंडियों से भी जल्द फैसला पाकिस्तान के हक में आने का इम्कान। फैसले से पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्ट को कितना फायदा पहुंचेगा, बताएंगे तफसील से। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं तो ऐसे स्टार्ट करना चाह रहा था कि एक ही रौला पै गया, पाकिस्तान बाजी ले गया। मैं हूं सैयद फैसल करीम, मेरे साथ सोनिया सुंदस। कल हमने प्रोग्राम खत्म किया था, आपको बताया था जीत गए तो अल्लाह शुक्र, हार गए तो अल्लाह सबर। तो अल्लाह शुक्र वाली गेम हो गई है। विन और लर्न में हमने विन कर लिया है। ये वन फाइनली, अल्लाह का शुक्र। और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए यार, मतलब कि आउटस्टैंडिंग। सी आई टोल्ड यू यस्टरडे कि पाकिस्तानी टीम इज वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने बहुत नई बात बताई है, मैं बता रहा हूँ। इतनी नई हमें ये पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी, पूरी दुनिया को जो है ये नई बात पता चली है। खैर, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ऐसे ही खेलता है। तो क्या पाकिस्तान अब सही फॉर्म में आया है, सही टाइम में, या फिर अभी एक फाइनल अभी बाकी है? और फाइनल में हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो थोड़ी सी टफर टीम है अगर साउथ अफ्रीका। लेकिन कल की बात करें, पाकिस्तान ने ये बता दिया कि पैनिक ना हो के भी और मॉडर्न डे क्रिकेट वाली ना खेल के भी रिवायती तरीके से अगर हम खेलें तो हम 350 का स्कोर भी हम अबूर कर सकते हैं। कौन सी पाकिस्तानी टीम डाउनलोड हो गई? ये पता नहीं, 2.0 है 2.0। ये तो 10 अल्ट्रा प्रो मैक्स किस्म की कोई टीम डाउनलोड हो गई है। कैच भी पकड़ रहे हैं हम और बैटिंग भी कर रहे हैं हम। अभी कैसे अच्छा खेल रहे हैं ना? अभी क्या चेंज क्या? सुन लिया था ना। अच्छा, वो जो मैंने कल नाराज हो रही थी ना, नाराजगी का इजहार किया था। मेरा दिल टूट जाता है, तो आपका दिल नहीं तोड़ा ना कल उन्होंने जबरदस्त। कल हमारा भी दिल टूटा, और नहीं टूटा होगा साजिद खान साहब का भी एक्सपर्ट जो कि हमारे साथ ही मौजूद है। साजिद भाई को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। और क्या कहूँ मैं मेरे पास इस वक्त सवालात की कमी हो गई है, अल्फाज की कमी हो गई है, जज्बात लेकिन भरपूर हैं। कैसे अहाता करेंगे सर कल मैच का? शानदार, जबरदस्त। खान के भी तो जज्बात जाने ना। हाँ भाई, साजिद खान साहब के भी तो जज्बात हम जानते हैं ना सर। कैसे हमें दिखाएं तो साजिद भाई को। ये आ गए साजिद भाई। हेलो साजिद भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। और पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, जिस तरह मोहब्बत से, जिस खुलूस से आप प्रोग्राम लेके चलते हैं। वर्ल्ड वाइड आपने सबको पीछे छोड़ दिया। फैसल भाई, आपका खुशी का लम्हा तो नेशनल स्टेडियम में, पूरी दुनिया में आपने जिस तरह जाकर इनपुट डाला, वहीं से शोहरत पाकिस्तान टीम ने हासिल की। ग्राउंड में गए, टीम को सपोर्ट की, क्यों ना पाकिस्तान टीम जीतेगी। जब आप पड़ गए थे ना माशाल्लाह फैसल भाई, आपके मुबारक
मुबारक कदम है जिस मॉर्निंग शो को आप चांदी लगा दी। हर एनालिस्ट आके ये आप दोनों की जो कम्प्लीमेंट है उसकी इसलिए करता है कि आप बहुत ही इनपुट तैयारी करके आते हैं और ये बेसिक तैयारी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हम चाह रहे हैं। और पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आकिब जावेद को, रिजवान को, सैयद मोहसिन नकीस साहब जो पीसीबी के चेयरमैन है, वजीर आजम साहब की तरफ से, सदर पाक, सब पूरी कौम 25 करोड़ आवाम ने कल जो तरीके से पाकिस्तान की जीत में खुशी का लम्हात बता, मैं मेरे पास जज्बात मतलब बयान नहीं कर सकता, मगर ये क्रिकेट की जीत हो, ये रिकॉर्ड 260 रन की पार्टनरशिप, चौथी विकेट की, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, जैसे अभी फैसल भाई ने आगा की तारीफ की, पहली सेंचुरी बनाई है उसने, 2 आउटस्टैंडिंग कैच पकड़े, मैन ऑफ द मैच, रिजवान ने 50 ओवर कीपिंग की है, फ्रंट से लीड करके बैटिंग किया। हम यही तो चाह रहे हैं रिजवान से, फ्रंट से लीड करे और फ्रंट से लीड करे और टीम को लेके खड़े हो। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो गलतियां हो चुकी हैं वो गलती अब आगे नहीं होनी चाहिए। एक बेहतरीन पैराडाइज पे 700 रन बने, 8 विकेटें गिरी हैं, 1 रन आउट हुआ, जिसकी जितनी भी अब क्रिकेट नेशनल स्टेडियम कराची में एक पैराडाइज विकेट थी। मगर आप 14 तारीख का जो मैच खेला जाएगा डू एंड डाई फाइनल, तो यकीनी तौर पर उस पर वो टीम भी सेकंड बैटिंग तरजीह देगी बैटिंग करने को, पाकिस्तान भी सेकंड बैटिंग करने को तरजीह देता है। साजिद भाई, मुझे ना जिस वक्त ये इतना बड़ा टारगेट लगा बोर्ड पे और जिस वक्त पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तो मुझे उस वक्त पता है कौन सा मैच याद आया? मुझे याद आया 2004 का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वो मैच, जिसमें इंडिया ने तकरीबन इतना ही 323 या 38 स्कोर पे लगा दिया था। इंजमाम ने बहुत अच्छा खेला था लेकिन हम हार गए थे। तो जब रिजवान और सलमान अली आगा खेल रहे थे तो मुझे बहुत डर लगा था कि अब गए कि तब गए। लेकिन यही तो हमारी टीम की बात होती है ना साजिद भाई, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी बिल्कुल ऐसा पक्का खेलते हैं कि हम सोच ही नहीं सकते कि अच्छा ये पाकिस्तान भी खेल रही है। अच्छा, ओवरऑल अगर बात की जाए तो रिजवान और सलमान दोनों की बैटिंग को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कल बहुत रिकॉर्ड टूटे हैं, हाईएस्ट 4th विकेट पार्टनरशिप भी हो गई, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच में हाईएस्ट एग्रीगेट भी हो गया, तो रिकॉर्ड्स वर टम्बलिंग। ऐसे में बाबर एक बार फिर एक अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, दोबारा से वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे कि वो अच्छा खेलेंगे, नहीं खेल सके। सो कैसे इसका कथासिस करेंगे, एक तो बाबर का और दूसरा इन दोनों जोड़ की जो पार्टनरशिप लगी उसका? देखिए फैसल भाई, सोनिया शुरू से चलते हैं। बाबर और फकर ने इनपुट डाला, बाबर ने 4 चौके मारे, आउटस्टैंडिंग मारा, फकर तो वैसे ही फॉर्म में नजर रहे, 40 रन। सऊद ने भी अच्छी इनपुट डाला, ऑन द बाउंड्री कैच आउट हुए। मगर पाकिस्तान लग रहा था अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा और यकीनी तौर पर जब 3 आउट हो जाए तो मैं ये समझता हूँ मैनेजमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा, आकिब जावेद को, रिजवान को, जिसने आगा सलमान का नंबर ऊपर किया है, वरना आगा सलमान यकीनी तौर पर नीचे खेलने आते। मगर जिस तरह आगा सलमान को प्रमोट किया, फिर रिजवान जिस तरह टीम को लेके चले, तो ये लग रहा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी हालांकि 7 रन 8 रन आराम से बन सकते हैं, मगर किसी वक्त भी पाकिस्तान ने गिव अप नहीं किया। उनकी ये बैटिंग की अगर आपने 2003-4 की बात की, वो आउटस्टैंडिंग मैच था इंडिया पाकिस्तान वर्सेस नेशनल स्टेडियम कराची। सकनैन मुश्ताक को आखिरी वक्त जो छक्का लगा मैं आज तक वो भूल नहीं सकता। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तारीख बताती है, पाकिस्तान मुंह से मैच हार जाता है, मुंह से मैच ले लेता है, यही पाकिस्तान की खूबी है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो कारनामा अंजाम दिया ना, उस मेरे पास मिसाल नहीं मिलती। इस टीम से हमने बहुत सोनिया बहुत क्रिटिसाइज किया, मैंने तो इतना क्रिटिसाइज किया है, मैं तो कोई नहीं देखिए सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन साहिब साहब, जहाँ बैटिंग की बात हो रही है वहाँ सारा बॉलिंग का भी कर लेते हैं जिक्र। एक बार फिर पाकिस्तान की डेप्थ बॉलिंग जो है वो नाकाम दिखाई दे रही थी। आखिरी 10 ओवर्स में स्पेशली 110 रन दे दिए। हम बार बार 350 का टारगेट हासिल तो नहीं कर सकेंगे, ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग। हमारी बॉलिंग स्पेशली आखिरी ओवर्स में ऐसे कहाँ गलती कर जाती है? देखिए सोनिया फैसल, बहुत टेक्निकल सवाल के, बॉलिंग बहुत ही, आप किसी भी बॉलर को अगर 7-7 5-5 स्पेल में लेके आएंगे ना, आप मुझे हसनैन जो है 4 स्पेल में बॉलिंग करता है, आपका जो मेन टर्निंग जो है अबरार वो 3 ओवर करता है, फिर उसको 21 ओवर लेके आते हैं, फिर अनरेगुलर बॉलर जो है आपका आगा को 13वें ओवर में लेके आ जाते हैं। इसी तरह नसीम ने और शाहीन ने मेरे ख्याल में स्पेलों में बॉलिंग की। यहाँ रिजवान को फ्रंट से लीड करना पड़ेगी, बॉलर को कम से कम 4 ओवर 5 ओवर का स्पेल कराना चाहिए। जब तक बॉलर को 4 ओवर 5 ओवर नहीं कराएंगी तो ये चीजें यकीनी तौर पर आपके बैकफायर कर जाएगी, जिस तरह की आपकी बॉलिंग में बैकफायर हुआ है। आपका मिस्री स्पिनर जो उसकी कैरम बॉल थी वो
इतनी अच्छी जज होती थी, बैकफुट पे एक्स्ट्रा कवर मारते थे, मिड विकेट मारते थे। ये टेक्निकल चीज है, एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनीचर, ये बताना मेरा फर्ज है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच तो जरूर जीती है, मगर आपकी बॉलिंग शो हो गई, बॉलिंग को यॉर्कर करना चाहिए। नसीम शाह, शाहीन आफरीदी ऑफ कर नजर आ रहे, दूसरा अपने हसनैन को खिलाया, उसको प्रॉपर आपने मौके नहीं दिए। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर जो 14 तारीख के जो मैच खेला जाएगा, अब बॉलिंग यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी सोनिया और फैसल भाई, फील्डिंग उस तरह की नहीं है जिस तरह की हम एक चैंपियन टीम को नजर आती है। साजिद भाई यार देखें, इसमें मैं, आप मेरे बहुत सीनियर हैं, मेरी एक्सपर्टीज भी नहीं है, लेकिन ठीक है, इतना जब रन बनता है तो जाहिर सी बात है सारे हवास बागता होते हैं। सलमान अली आगा ने जो कल कैच पकड़ा है ना, ओए होए होए होए, एक तो शाहीन आफरीदी का जो पहला डिसमिसल था, स्लिप वाला कैच, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन वो जो खुशदिल शाह की बॉलिंग पे कैच पकड़ा है, आउटस्टैंडिंग था वो। मतलब कि हमारे बॉयज़ जो हैं वो फील्डिंग में अपना म्यार ऊपर कर रहे हैं सर। देखिए फैसल भाई, जहां आगा की बात हो रही है उसको तो कोई दो राय नहीं। आउटस्टैंडिंग जो कह रहा हूँ, जो सेकंड स्लिप में कैच था, रिजवान खुद उसको देख रहे थे जो उसने कैच किया। दूसरा जो कैच किया ना, वो तो उसने अपना इनपुट डाल दिया है। अब कर देगा किंग, अब नया किंग आ गया ना, अब नया किंग आगा वाइस कप्तान आ गया ना, वो आगा सलमान ने जो इनपुट डाला ना, मैं इस प्रोग्राम के देखिए उसको ऊपर खिलाए। और टीम में आगा सलमान ने पाकिस्तान की टीम में, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा ना, जॉन्टी रोड आ गया है, इसमें हकीकत बात है वो जॉन्टी रोड पाकिस्तान का है। उसने प्ले किया है अपनी बैटिंग से, अपनी बॉलिंग से, अपनी फील्डिंग से, तो ये खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। मगर जो सोनिया का सवाल है, देखें आपको चैनल पे बॉलिंग करनी पड़ेगी। अबरार आपके पास एक स्पिनर है, अबरार पे आप स्पिनर के साथ दूसरा स्पिनर देंगे, दो जो स्पिनर है पार्ट टाइम स्पिनर, जितने भी बॉलर होंगे वो रेगुलर स्पिनर नहीं। फिर आपका हारिस अनफिट हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आज हारिस से कल बात हुई थी, तो इंशाअल्लाह ताला हारिस जो 147 की पेस से बॉलिंग कर रहा, जो इनपुट डाला था, लाहौर में 27 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, तो हारिस के आने से पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो मैं समझता हूँ। तो ये चीज अच्छी है, खुशाइन बात है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक जीत के जज्बे के साथ, मगर पाकिस्तान को आज की जीत को भुला के फाइनल जीतना चाहिए। और जो 19 तारीख को मैच साहिद साहब, मैं यही पूछने वाली थी कि अब जो है वो न्यूजीलैंड से हमारा टकराव होने वाला है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप कैसा बॉयज कैसा खेलेंगे? क्या अगर यही पेस रही तो जीत जाएंगे? देखिए फैसल भाई और सोनिया, आप यकीनी तौर पर जो टॉस विन द मैच होगा, ये यकीनी तौर पर जुम्मे का दिन है, टॉस विन द मैचेस होगा। और जो आज इस मैच पे जिस पे आज पिच नंबर 1 पे खेला गया था, पिच नंबर 3 पे मेरे अपने जराए बताते ये मैच खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो 14 तारीख को फाइनल खेले जाएगा। तो वो पिच मेरे ख्याल में इतना पैराडाइज हो सकता है, जिसमें हाई स्कोरिंग नजर आ रहे हैं, जो हाई स्कोरिंग जैसे लाहौर में हुए हैं, कराची में हुए हैं, तो ये न्यूजीलैंड की टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। 3 स्पिनर हैं, उनके जो साबिक कप्तान है आउटस्टैंडिंग फॉर्म में रह रहे हैं, वो 300 पे 300 रन बना रहे हैं। एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और ये चीज की हम तवक्को करके पूरे 100 ओवर ये मैच होगा, जैसे आज ये मैच हुआ था 100 ओवर, तो वो मैच भी 100 ओवर पूरा होगा। साजिद भाई बिल्कुल ये, और लोगों का पैसा वसूल हुआ जितने भी आए। हमारे खैर कराची वालों से फिर से बहुत सारे शिकायत हैं, मैच ही नहीं देखने आते, लेकिन चले ठीक है, मैशत चला रहे ना मुल्क की, क्या मैच देखते आएंगे। राजिद खान आपका बहुत शुक्रिया सर, और आप हमें इसी तरह तंग करते रहेंगे। जनाबे आली, तो सिर्फ एक छोटा सा स्टार्ट, और वो ये कि जब 350 स्कोर हो गया था तो लोग बहुत परेशान हो रहे थे। पाकिस्तान ने ये जो नया जो डेकेड शुरू हुआ है 2020, उसमें ये चौथा स्कोर है 350 के, जो 300 से अबव स्कोर हमने चेस किया है। 2022 में 349 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चेस किया अगेंस्ट इन लाहौर। फिर हमने 2023 में 345 चेस किया वर्सेस श्रीलंका इन हैदराबाद, इंडिया वाला हैदराबाद। फिर रावलपिंडी में 336 किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, और कल हमने किया 353, जो कि हमारा हाईएस्ट। मतलब कि हाँ, अल्लाह करे कि ऑन एंड ऑफ ना करें ना, ऑन ही ऑन करें, ऑफ नहीं करें। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी, इसके बाद वापस आते हैं और देखते हैं प्रोग्राम में और क्या क्या बाकी है। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। कराची में डंपर गर्दी की अब बात कर लें, और ये बिल्कुल ठीक लिखा है, डंपर गर्दी।
क्योंकि दहशतगर्दी ही तकरीबन हो रही है कराची वालों के साथ। रवां साल के सिर्फ 1.5 माह में जो ट्रैफिक हादसा हुए हैं उनमें 105 अफराद की मौत का जो है इंकशाफ हो चुका है। और हैवी ट्रैफिक के शिकार 1300 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त जेर इलाज हैं। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर सिंध ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राब्ते में कराची के अबतर हालात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। अच्छा, हम पिछले जब से ये मामला हुआ है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं इसमें उनको हम बुलाएं, उनसे बात करें। और आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट, वो रियल अफेक्टी कि जिनकी बात हम रोज़ाना कर रहे होते हैं। हमने ये सोचा कि क्यों ना उनसे भी ज़रा बात करें ना, उन पे क्या गुजरी है, उनके क्या मामलात हैं और अब वो किस हालत में हैं। हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार एक ज़ख्मी शहरी के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खुरम, इनसे बात कीजिए और हमें बताइए कि क्या हुआ था इनके साथ और इस वक्त इनकी सिचुएशन कैसी है। जी बिल्कुल, बात करें ट्रैफिक हादसा की तो रवां साल में अब तक 105 शहरी मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक हो चुके हैं। जनवरी की बात करें तो जनवरी में 68 अफराद मुख्तलिफ गाड़ियों की जद में आके जाँ बहक हुए। इसी तरह फरवरी में अब तक 37 अफराद हैं जो कि मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में अपनी जानें गंवा चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले ट्रैफिक हादसा में डंपर, ट्रॉलर, वाटर टैंकर, मुसाफिर बसेस और इंटर सिटी बसेस हैं, उनकी जद में आके ये शहरी जाँ बहक हुए हैं। सबसे ज़्यादा जाँ बहक होने वाली शहरियों की जो तादाद है वो मोटरसाइकिल सवारों की है। जिस बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा के बाद हुकूमत सिंध की जानिब से जो है वो इस पर पाबंदी आयद की गई। हैवी ट्रैफिक को सड़कों पे दिन के औकात में आने पर पाबंदी लगाई गई। ये पाबंदी पहले भी थी लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा था। रात 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक हैवी व्हीकल्स को सड़कों पे आने की इजाज़त है, शहर में दाखिल होने की इजाज़त है। इसके बाद ही हम देख रहे हैं कि इंटरसिटी बसेस जो है, मुसाफिर बसेस, ट्रॉलर, वाटर टैंकर को रोकने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नाके भी लगाए गए। मेन सुपर हाईवे लासिफ चौकी पे दाखिल होने वाली जो गाड़ियाँ हैं वहीं से उनको टर्न किया जा रहा है। कोई भी हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं हो रही। इसी तरह नेशनल हाईवे और नॉर्दर्न बाईपास के जो रास्ते हैं, इन तमाम जगहों पर ट्रैफिक जो है वो पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। रवां साल में जो 105 अफराद जाँ बहक हुए उसमें 1300 से ज़ायद अफराद उनकी भी तादाद शामिल है जो कि मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में ज़ख्मी हुए हैं। एक बड़ा फिगर 1300 से ज़ायद पहुँच चुका है। इस वक्त हमारे साथ एक ज़ख्मी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं किस तरह से ट्रैफिक हादसा हुआ था, क्या हुआ था आपके साथ? मैं बाइक पे जा रहा था, मुझे पीछे से किसी ने हिट करी। अब ये नहीं पता कि बाइक वाले ने करी या पीछे मेरे डंपर वाला उसने हिट करी। खैर बाइक वाले निकल के गए तो पीछे से डंपर वाला भी गया है, लेकिन बाइक वालों की इतनी तेज़ हिट नहीं होती। मैं गिरा तो मेरे पैर की फ्रैक्चर हो गया। अभी तक मेरे दर्द है पैर में। तुरंत 15 दिन हो गए। 15 दिन से मैं घर में बैठा हूँ। मेरे बहुत तकलीफ़ है। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि उनका अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि वो इस हादसे में मामूली ज़ख्मी हुए हैं, उनके पाँव फ्रैक्चर हुआ है। चलें खुरम गुलजार, आप इन ज़ख्मी से बात कर रहे थे। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमिता अफजाल सईद हमारे साथ मौजूद है। सुमिता, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर सुबह खैर, बहुत शुक्रिया अगेन आपके वक्त का। मैं आगाज़ आपसे गुफ्तगू से यही करना चाहूँगा। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि लॉ इन्फोर्समेंट और ये सारी चीज़ें, हम इस पर बात कर चुके हैं सुमिता। हमने गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को भी दावत दी थी, आज आपको भी दावत दी। इससे पहले भी हम मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सिर्फ एक ही बात ही कर रहे हैं, ये जो लसानी रंग ये पकड़ता जा रहा है, इसकी आग को कैसे ठंडा किया जाएगा। क्योंकि अब बहुत से लोग इस पे कह रहे हैं कि जी ये कोई ज़बान वर्सेस ज़बान, कौमियत वर्सेस कौमियत की लड़ाई होती जा रही है। जो असल मुद्दा है, जो लोग जिनकी टांगें फ्रैक्चर हो रही हैं, जो लोग मर रहे हैं, या फिर जो डंपर वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, असल मुद्दा तो इसमें दब रहा है ना इस सारे मामले में। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम सारे स्टेक होल्डर्स हैं इस शहर के, हम नुमाइंदे हैं इस शहर के, और उसके बावजूद भी जब इतनी इनोसेंट लाइव्स का एक मैटर है, एक बहुत सीरियस मैटर है जिसमें इनोसेंट लाइव्स जा रही हैं, उसको हम इस तरह का रंग और शक्ल दें। अफसोस होता है कि हमारे इतने सीजन्ड पॉलिटिशियंस या हमारे इतने सीजन्ड जो लोग हैं वो इसको इस तरह डाइवर्ट करें। आई थिंक हमें इस शहर के नुमाइंदे, शहर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हुए, आई थिंक हमें एक पेज पे इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे शहर के लोग हैं। किसी के घर में इस तरह का वाक़या हो तो ऑब्वियसली एज अ शहरी, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें तकलीफ़ होती है। और सिंध गवर्नमेंट बहुत सीरियस है
हम इन बातों के ऊपर ज़्यादा वो नहीं करते। आपने भी देखा होगा वो कुछ लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, फारूक सत्तार का ही नाम लें, तो वो हर चीज़ को इस तरह का वो देना, इट्स नॉट सूटेबल। और उनकी उम्र से और उनकी मैच्योरिटी से, हमें वैसे तो उनकी मैच्योरिटी अब क्या बोलें, बट अच्छा नहीं है कि वो इस तरह से करें। उनको चाहिए कि शहर के लोगों के लिए जो वो माजी में कर चुके हैं शहर के लिए, वो सबको अच्छा, पता है, पूरी अब दुनिया इसमें को पता सुमिता है कि अगेन, उन्होंने अब शहर को किस तरह तबाह किया है। मैं कोशिश करता हूँ अगर कि मेरा सवाल हुकूमत आप तक सिंध पहुँचे। सीरियसली अगर कोई इक़दामात ले रही है। हाँ, मैं जी। कोशिश करता हूँ कि मैं एक चीज़ आप तक कन्वे करूँ, और वो ये कि अब देखें लोगों का जो ग़ैज़ो ग़ज़ब और जी। गुस्सा हो रहा है ना, एक आम जो परसेप्शन आ रहा है वो ये आ रहा है। और मैं इसकी बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि कोई उठे और कॉल दे के जला दो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी शहरी अमलाक को नुकसान पहुंचा उसके बिल्कुल। खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग अब इसको कंपेयर करने पे आ गए हैं कि 3 डंपर्स ज़्यादा ज़रूरी थे हुकूमत के लिए या 105 जाने ज़्यादा थी हुकूमत के लिए। अहम डंपर भी नहीं जलने चाहिए, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जब 105 लोग मरे तो उसके ऊपर इतनी मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाई गई, इतनी फुर्तियां क्यों नहीं दिखाई गई। वो शख्स जो अलल ऐलान टेलीविजन से लेके सोशल मीडिया तक कह रहा मैं कराची बंद कर दूंगा। आप मुझे बताएं ना सुमिता, कहीं और से कोई कॉल आए कि कराची बंद कर देंगे, क्या होगा उसके खिलाफ? एक बंदा जो अलल ऐलान कह रहा है कि मैं कराची बंद कर दूंगा, उससे जाके मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये डुअल स्टैंडर्ड है ना? नहीं, देखें, किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करने के लिए या वो करने के लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट इस चीज़ को बर्दाश्त भी नहीं करेगी, और पब्लिक का जो सेंटिमेंट है ऑब्वियसली वो हुकूमत सिंध भी समझती है। मैं एज अ नॉर्मल शहरी, आप भी एज अ नॉर्मल शहरी उसको समझते हैं। जहाँ रही बात 105 जाने हो या 1 जान हो, कोई 1 जान हो या 105 जाने हो, वो सारी इम्पोर्टेंट हैं। गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम, और इसको ये जो डंपर्स और ट्रक्स और ये वाला मैटर जो चल रहा था, इसमें एवरी डे देखिए, इसमें जो ना ट्रायल एंड एरर वाला सीन था, इसलिए कि आपने एक चीज करके दी, फिर आपके पास कोर्ट है, कोर्ट ने एक आपको वो आपको उससे भी कंप्लाई करना था। उसके बाद कल जो मीटिंग हुई उसमें ये भी कह दिया गया कि अब हम कोई भी हैवी ट्रैफिक 11 to 6 के अलावा जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसके ऊपर आज जो है नोटिफिकेशन भी कमिश्नर कराची जो है वो निकाल देंगे। तो ये मतलब पहले आपने कोशिश करी कि आप ट्रैफिक पुलिस के थ्रू जो है इसको लोगों को, डंपर्स को जो है वो स्टॉल कर सकें, उनको रोक सकें। जब वो भी नहीं हो सका तो आपने एक और चीज वो करी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल ट्राई कि जो चीज बेस्ट फेवर में निकल सके। उसमें ये हो सकती है कि डिलेड प्रोसेस नहीं था, आपने ट्राई किया कि एक चीज वो वर्क कर जाए, सेकंड चीज वर्क कर जाए, लेकिन वो नहीं कर पाई। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट था कि वर्क नहीं कर पाई। लेकिन समीता साहिबा, अभी हम डंपर एसोसिएशन के सदर थे, उनसे भी हम बात कर रहे थे। उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली है। उनका कहना है कि सड़कें ख़राब हैं, सड़कें इतनी ख़राब हैं कि डंपर्स जो हैं वो उलट जाते हैं एक तरफ आकर और ये एक्सीडेंट का और हादसे का सबब बनते हैं। गड्ढे हैं, एक्सीडेंट इसीलिए हो रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? उन्होंने तो सारा मलबा अपनों के ऊपर डाल दिया। देख रही होंगी आपकी मीडिया की आंख के थ्रू, आपके मीडिया के कैमरे के थ्रू भी ये भी दिखाया गया है कि जो डंपर था या जो वो था वो रॉन्ग वे भी आ रहा है। yes. तो ये जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है, जिम्मेदारी लोगों की भी है, उन एसोसिएशंस की भी है, उन ड्राइवर्स की भी है, और ख़ास तौर पे हैवी ट्रैफिक हैवी व्हीकल्स जो देखिए इनकी तो ट्रेनिंग ही अलग होती है। एक नॉर्मल गाड़ी चलाना और एक डंपर और ट्रॉलर और ट्रक और बड़ा व्हीकल चलाना की बिल्कुल ही डिफरेंट वो होती है। अब एक बंदा जो वहां पे खड़ा है, हालांकि मैं आपको मतलब ये आई डोंट वांट टू साउंड अब्सर्ड और वो, बट एक शख्स वहां पे खड़ा हुआ है और ट्रॉलर जो है वो दूसरी तरफ से रॉन्ग वे आके और उसकी स्पीड भी नहीं है। सो इट्स नॉट अबाउट ओवर स्पीडिंग ऑल्सो। कुछ वाकया, अच्छा कुछ एक वाकया ऐसा भी है जिसमें वो बच्चे जो यतीम हुए हैं उसमें जो है वो गाड़ी की फिटनेस का इशू है। तो वो गवर्नमेंट का वो है कि गाड़ी की फिटनेस चेक की जाए। ओवर स्पीडिंग और ये जो है या रॉन्ग वे आना जो है, लोग जो एसोसिएशंस जो हैं उनको भी अपने ड्राइवर्स को पाबंद करना चाहिए। जब तक आप इनको हैवी फाइन नहीं करेंगे, जब तक आप इनको समीता, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये चीज़ें पिन पॉइंट करके बताई कि भाईजान आप रॉन्ग आ रहे हैं।
आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। मिलेनियम पे कोई गड्ढा नहीं है, वही रहता हूँ मैं। मिलेनियम से नीचे उतरते हुए ब्रिज से कोई गड्ढा घड़ा नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, वहाँ कोई गड्ढा घड़ा नहीं है। तो उसने तो रौंद दिया ना, कुचल दिया, उसका ब्रेक फेल हो गया। नाउ द थिंग इज जब आपके भी नज़र में सारी चीज़ें, आप खुद इसको अंडरस्टैंड कर रही हैं, रियलाइज कर रही हैं, मुझे बताएं, सिंध हुकूमत गिरफ्तार करेगी डंपर एसोसिएशन को जिसने ये कहा कि मैं शहर बंद कर दूंगा? नहीं, आपने सुना होगा कि जिस दिन उन्होंने ये एहतजाज किया, 1 घंटे में वो एहतजाज खत्म कर दिया गया। होम मिनिस्टर ने बहुत कैटेगोरिकली कहा है कोई भी इस शहर को बंद करने की या कोई भी ऐसी वो करेगा तो उसके ऊपर FIR होगी। द गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट इट। एंड आई होप कि हम इसको जो है अब ये मामला दोबारा से देखिए, वी आर ऑलरेडी, यू नो, आई जस्ट वांट टू टेक अ मिनट एंड से कि हम जो है ऑलरेडी एक मेनेस से डील कर रहे हैं, एक न्यूसेंस जो कि ये हो रहा है उससे हम डील कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि इसकी रोकथाम हो सके और किसी की भी इनोसेंट लाइफ वो नहीं हो। लेकिन अवेयरनेस भी बहुत बड़ी चीज है। हमें हमारे यही सवाल था कि अभी आपने कहा कि मीटिंग है और उसके ऊपर हम अमली कुछ बातें करेंगे कि जी अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे होगा। पहले भी कानून बने हैं, पहले भी बहुत बार ये सुना गया है कि अब ये टाइमिंग्स जो हैं वो लिमिटेड कर दिए गए हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सका। अब के बार जो कानून बने हैं इसकी क्या श्योरिटी है कि अब जो आप लोग आगे अनाउंसमेंट्स करेंगे तो उसके ऊपर डंपर वालों को और सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप बावर करवा सकेंगे? देखिए, कानून वही हैं जो पहले थे, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिसमें अब देखिए ट्रैफिक पुलिस हमारे पास इनफ नहीं थी जो नफरी होती है जो रोड्स पे या उस पे वो कर सके। तो अब होम मिनिस्टर साहब ने ये बोला है कि हमारी जो लोकल पुलिस है, जो इलाके की पुलिस होगी, वो भी ट्रैफिक पुलिस को असिस्ट करेगी। तो इससे आपकी नफरी बढ़ेगी और आपके लोग बढ़ेंगे। प्लस अवेयरनेस पे हमने काम करना है, हमें मोटरसाइकिल वालों को भी प्रोटेक्ट करना है, हमें उनको भी आगाही देनी है। और प्लस जो इम्प्लीमेंटेशन जो है, जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ द व्हीकल है या ड्राइवर्स लाइसेंस की जो चेकिंग है, ये भी एक बहुत वो है कि ड्राइवर्स लाइसेंस अब सिंध का होता है, बाहर से भी कोई आ सकता है, उसकी आप कैसे वो करेंगे। तो ये विद टाइम आप ये सारी चीजें चेक करेंगे। मगर अगेन प्लीज पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है और फिर एसोसिएशन वाले या ट्रक या कोई भी व्हीकल को प्रोटेक्ट करने वाले लोग कि प्लीज डोंट ओवर स्पीड, ये आपकी भी रिस्पांसिबिलिटी है। आप रॉन्ग वे मत जाएं, ये भी हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। बिल्कुल, उसमें फिर रिक्वेस्ट की नहीं, इसमें तो फिर एक्शन लें। कोई ओवर स्पीडिंग करे, एक्शन तो होगा, फाइन्स इंपोज हो रही है। अभी भी मैं आपको बताऊं, तोड़ने वालों पे एक दिन में 35,000 फाइन्स और चालान हुए हैं इसी शहर में। आई होप दिस कैन पैसे हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। बहुत शुक्रिया सुमिता अफजाल सईद हमारे साथ मौजूद थी। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद चीज़ें भी आपसे डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। पौने 10 हो रहे हैं, नाश्ता वाश्ता किया आपने? नहीं। मैं लाया हूँ कुछ आपके लिए। क्या लाया आप मेरे लिए? मगरमच्छ का गोश्त। यू का क्या मतलब है यार आपके? वैसे ये मगरमच्छ का गोश्त नहीं है, ये सिर्फ मुर्गी के अंडे। लेकिन आपने ये यू क्यों बोला भाई? पूरी दुनिया आपको पता है? मगरमच्छ का गोश्त कौन खाता होगा? थाईलैंड वाले खाते हैं। सबूत दिखाऊं? सबूत दिखाऊं आपको? दिखाएं सबूत भाई, थाईलैंड में क्या चीज चल रही है दिखाते हैं आपको। 1000 बात, जरा प्रोड्यूसर साहब जरा बात को जरा अभी कन्वर्ट करके दिखाइएगा। पाकिस्तानी रुपए कितने बनते हैं? गालिबन ओए होए तकरीबन 8,500-9 हज़ार का 1 kg मिल रहा है। ये 1 kg बारबेक्यू अब आप वो आप मर्जी आपकी, आप उसका बारबेक्यू करें, उसका स्टू बनाएं, उसकी कढ़ाई बनाएं, उसके छोटे छोटे पसंदे बनाएं, और उसकी बिरयानी बना सकती हैं आप, उसका चले शामी कबाब बना सकती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। और जो पता है आपको क्रोकोडाइल टेल होती है ना, उसकी उसमें जो चर्बी होती है वो बड़े मजे की होती है। आपने ट्राई की है? नहीं मैंने तो नहीं की है, लेकिन ये सब मैंने सुना है। मैं लेकिन देखे जैसे मेरी सेहत हो रही है, मुझे लग रहा है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ना ये सब भी ट्राई कर ही दूंगा। आजकल आई एम ईटिंग अ लॉट। लेकिन चले, दुनिया भर में ये काम हो रहा है, दुनिया भर में क्रोकोडाइल फार्मिंग होती है, और मुख्तलिफ तरीके मुख्तलिफ चीज़ों के लिए होती है। बेसिकली स्किन के लिए होती है, नहीं क्रोकोडाइल की जो फार्मिंग स्किन के लिए होती है, उसकी बोन्स के लिए होती है, उसकी कार्टिलेज के लिए होती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी बहुत बड़ी एक वो टूरिज्म भी होती है इसकी। पाकिस्तान में भी शुरू हो गई है ये। ना करें, लाइक सीरियसली पाकिस्तान में मैं मेरे ना करने से क्या होता है? जो भाई कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ क्रोकोडाइल बैग नाउ? पाकिस्तानी मेड यार, पाकिस्तानी मेड बैग जो है वो आपको मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ बैग छोड़ें, मैं बहुत कुछ कहना चाह रही हूं, खाने पीने की तरफ निकलें। मैं तो कह रहा हूँ खाने पीने की तरफ निकलें ना।
8,500 का 1 किलो मंगवाते हैं, बारबेक्यू करते हैं टीम के मंगवाने की क्या जरूरत है, इधर जैकबाबाद से मिल जाएगा। लेकिन तो। ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाजी दाऊद खोसो जो कि मगरमच्छ के फार्मर हैं, ये उनसे हम बात कर लेते हैं। हाजी दाऊद अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हाजी दाऊद ये बताइए, लोग मुर्गी मछलियों की फार्मिंग करते हैं, लेकिन मगरमच्छों की फार्मिंग का ख्याल आपको कैसे आया? बराबर मैं बलूचिस्तान के एक पसमानदा इलाका सोबतपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ हमारे पास पटफीटर प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ, अलक्रो, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के यहाँ इंजीनियर्स आते थे, वहाँ के फार्मर आते थे। अच्छा। फिर उन्होंने बताया कि आपका इलाका जो है वाटरलॉग एरिया है, इसमें आप क्रोकोडाइल फार्मिंग, मछली फार्मिंग और जो पानी के घास हैं, पानी में उगते हैं, आप उन पे फार्मिंग कर सकते हैं। ये आइडिया मुझे उनकी मेहरबानी से मुझे मिला। अच्छा, ऐसे मछली, मुर्गी, गाय, बकरियां, इनकी तो फार्मिंग हमने सुनी है, इसकी बात भी समझ आती है, इनका गोश्त खाया भी जाता है ना, आम सी बात है। लेकिन मगरमच्छ एक जंगली जानवरों में शुमार होता है और ये एक ऐसी स्पीशीज़ नहीं है जिसका गोश्त इस्तेमाल हो, जनरली तो नहीं होता ना। तो कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ आप इनकी गोश्त को सप्लाई कर रहे हैं? मछलियाँ, गाय, बकरियाँ का गोश्त बिल्कुल खाया जाता है, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि काफ़ी अरबी में मगरमच्छ का गोश्त शौक से, अरबी भी शौक से, मिडल ईस्ट में भी शौक से खाया जाता है और वहाँ पर इसको मकरूह करार दिया है। और ये गोश्त चाइना और यूरोप के दीगर मुल्क में बहुत महंगा बिकता है। अच्छा, चले ठीक है, आपने बात कर दी ना, अब जरा इसकी लीगैलिटी पे बात कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेल के कंजर्वेटिव जावेद मेहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए सर। सर पहले तो मुझे ये बताइए कि ये फार्मिंग वगैरह हर जगह होती है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कंबोडिया, बोत्सवाना, थाईलैंड, हर जगह, लेकिन पाकिस्तान में ये लीगल है? और अगर लीगल है तो क्या इसका गोश्त सप्लाई करना भी लीगल है क्या? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इसकी फार्मिंग दुनिया में हो रही है और क्रोकोडाइल की नॉन जो स्पीशीज है दुनिया में 34 है इस वक्त। और जो फार्मिंग है उनकी आपने पहले ही बता दिया कि इनकी लेदर इंडस्ट्री में या मीट प्रोडक्शन के लिए फार्मिंग हो रही है। हमारा वाला जो मकामी क्रोकोडाइल है वो मार्श क्रोकोडाइल है और इसकी स्किन जो है वो चूंकि उन जो 5 स्पीशीज जिनके कमर्शियल स्केल लेदर के लिए रिक्वायर्ड है, ये उसमें नहीं आता उस कमरे में, क्योंकि इसकी हार्ड स्किन होती है और बोनी पार्ट्स इसमें ज़्यादा होते हैं हमारे मार्श क्रोकोडाइल में। अच्छा। क्योंकि वाइल्ड लाइफ के हवाले से इंफॉर्मेशन ज़्यादा लोगों के पास नहीं है। ये रिपोर्ट मैंने भी कुछ दिन पहले देखी थी कि जी क्रोकोडाइल फार्मिंग हो रही है फॉर लेदर पर्पस। तो मुझे कई सारे लोगों ने पूछा, सबके लिए एक नई बात थी, बट आई वांट टू टेल आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जो नॉन 34 स्पीशीज हैं उनमें सिर्फ 5 या 6 स्पीशीज ऐसी हैं जिनका लेदर कमर्शियली लाइक किया जाता है, वायबल है और उनकी मार्केट एग्जिस्ट करती है, जिनमें यकीनन हमारा मार्श क्रोकोडाइल नहीं है। दूसरा आ गया फिर जैसे मीट प्रोडक्शन की आपने बात की, हमारे यहाँ तो इसको खाने वाले लोग नहीं है मार्केट में, क्योंकि इसको हलाल कंसीडर नहीं किया जाता। तो अगर मीट प्रोडक्शन के लिए क्रोकोडाइल फार्मिंग करेंगे तो ये हमें पता होना चाहिए या सुनने वालों को कि हम मेंबर स्टेट हैं, एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा, साइटिस कन्वेंशन। और इस कन्वेंशन के तहत रेस्ट्रिक्शंस हैं, रेगुलेशंस हैं, हमारे मकामी जो पाकिस्तान ट्रेड कंट्रोल ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा वो हम नहीं कर सकते, उसके तहत रेस्ट्रिक्शंस हैं। फिर जो प्रांशल वाइल्ड लाइफ लॉज हैं वो भी हम नहीं उसके तहत। और ये भी हमें जानना होगा कि जब हम वाइल्ड लाइफ फार्मिंग और मीट प्रोडक्शन वगैरह की बात करते हैं तो ये पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट था। कोविड के बाद दुनिया
ठीक है जावेद साहब, आपकी बात हम तक पहुंच गई है और ये अब लोगों को पता भी चल गया होगा कि एक तो ये कि अगर हम पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया जावेद मेहर साहब, अगर पाकिस्तान में आप ये करते हैं तो आपका मगरमच्छ इस लायक है नहीं कि वो आपकी स्किन आप बाहर भेजें, और गोश्त तो अलाउड ही नहीं है। तो जनाब जब अलाउड ही नहीं है तो फिर हो कैसे रहा है? मुख्तारिया गल वध गई है। अब जरा एक्शन लेने का टाइम आ गया है, प्रोग्राम हमारा तो, ब्रेक का टाइम आ गया है। प्रोग्राम में तो ब्रेक का वक्त आ गया है, तो ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। मगरमच्छ खाएंगे आपको? वेलकम बैक। वेदर अपडेट्स के साथ मैं हूं सोनिया सुंदस। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची में जो टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है जनाब, वो है मिनिमम 17 और मैक्सिमम है 31, और सूरज जो है वो चमकते रहने का इम्कान। बात करते हैं कोयटा की, तो कोयटा में बादलों का राज जो है वो बरकरार रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड है वो है 6 और मैक्सिमम जाएगा 17 तक, और यहाँ पर स्काई क्लियर रहेगा। लेकर चलते हैं आपको मुल्तान की जानिब, तो मुल्तान में आज मिनिमम टेम्परेचर है 10 और मैक्सिमम जाएगा 28 डिग्रीज तक। लेकर चलते हैं आपको लाहौर की जानिब, तो लाहौर में आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है जनाब 9 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्रीज तक, और यहाँ पर भी बादलों का राज बरकरार रहने का इम्कान है। शहरी इक़्तिदार की बात करें अगर इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में सर्द हवाओं का राज बरकरार रहेगा, और सर्द हवाओं के साथ जो आज टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है मिनिमम वो है 7, बादल बने रहेंगे, और मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्रीज तक। जबकि पेशावर में भी मौसम खुशगवार रहने का इम्कान, और मिनिमम दर्जे हरारत एक्सपेक्टेड है 6 और मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्रीज तक। लेकर चलते हैं आपको फैसलाबाद अब, तो फैसलाबाद में भी मौसम खुशगवार, और मिनिमम दर्जे हरारत जो एक्सपेक्टेड है वो है मिनिमम दर्जा हरारत 11 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्रीज तक। और फिर यहीं देख के बात करते हैं डीआई खान, मिनिमम दर्जा हरारत 10, मैक्सिमम जाएगा 22, गवादर मिनिमम 20, मैक्सिमम जाएगा 29 डिग्रीज तक। उसके बाद आ जाएगा उसी का पड़ोस यानी कि मरी में मिनिमम जो है वो दर्जा हरारत 5 और मैक्सिमम जाएगा 12, जबकि मुजफ्फराबाद में जाएगा मिनिमम 5 और मैक्सिमम जाएगा 19 डिग्रीज तक। उसके बाद होगा कालाम जहाँ पर स्नो एक्सपेक्टेड है, मिनिमम होगा जनाब -13 और मैक्सिमम जाएगा -4। उसके बाद स्कर्दू की बात करते हैं, तो स्कर्दू में सर्द हवाओं के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर होगा 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री तक रहने का इम्कान। सो ये थी मुल्क भर से वेदर अपडेट्स, लेकिन ब्रेक का वक्त अभी हुआ नहीं है, प्रोग्राम अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलते हैं फैसल की जानिब, देखते हैं फैसल हमें क्या बताने वाले हैं। चश्मे रोशन दिल माशात खुश कर दिन, यानी कि खुश आमदीद, और ये खुश आमदीद है तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को कि जो 2 रोज़ा दौरे पर पहुँचे हैं इस्लामाबाद। बरादर मुल्क का पूरा कंटिंजेंट आया है, और जब आए हैं तो सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने बखुद नूर खान एयरबेस पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में 21 तोपों की सलामी दी गई है। पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात जिनकी मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया में, तो आला वफ़द के हमरा ये पहुँचे हैं। इस आला वफ़द में वज़रा, आला हुक्काम, कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं, और सदर एर्दोगान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ज़रदारी से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। इनके 2 रोज़ा दौरे में क्या कुछ मज़ीद तफसीलात भी हम आपको देंगे, लेकिन आपको हम ये गुज़श्ता रात के मनाज़िर दिखा रहे हैं जहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी पहुँचे, क्योंकि देरीना दोस्त, देरीना भाई और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पहुँचे हैं पाकिस्तान, और हमेशा से इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है। अपने साथ वो बिज़नेस डेलीगेशंस भी लेकर आए हैं, तो यकीनन गुफ्तगू शुनीद होगी पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात पे भी, और हम देख सकते हैं कि दीगर हुकाम भी वहाँ पे थे कि जो उनको वेलकम कर रहे थे। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुसूसी सलमान अवान भी मौजूद हैं। सलमान, क्या पूरे दौरे की तफसीलात हैं, आज का दिन क्या होता रहेगा, क्या क्या मसरूफियात रहेंगी, ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, तुर्क सदर का दौरा हम पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, ना सिर्फ 2 तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से, बल्कि पाकिस्तान और तुर्की की जो पोजीशन है इस वक्त इस्लामी दुनिया में, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से, इस लिहाज से भी ये दौरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। कल रात तुर्क सदर पहुँचे थे इस्लामाबाद, आपने देखा नूर खान एयरबेस पर उनका इंतहाई पुरतपाक शानदार खैर मकदम किया गया, और अब से कुछ देर बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचेंगे, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनके लिए
एक बाज़ाब्ता उनका इस्तकबाल करेंगे और उनको पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से एक गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। और इस गार्ड ऑफ ऑनर के बाद दोनों रहनुमाओं की, पाकिस्तान और तुर्की के रहनुमाओं की प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात होगी, 1-to-1 मुलाकात होगी। और उस मुलाकात के बाद जो इस दौरे की हाईलाइट है वो है पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का इजलास, जिसकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साथ साथ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मुश्तरका सदारत करेंगे। ये इस काउंसिल का 7वां इजलास होगा। इससे पहले जो आखिरी इजलास के 6ठा इजलास था वो भी इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ था 2020 में। तो 2020 के बाद ये पहला इजलास होने जा रहा है हाई लेवल स्ट्रेटेजिक काउंसिल का, और इसमें दोनों ममालिक के जो स्ट्रेटेजिक मंसूबे हैं, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है, उसको नई लेवल्स के ऊपर ले जाने के ऊपर बात होगी और कुछ बहुत अहम ठोस पेशरफ्त भी मुतवक्की है। और उसके बाद दोनों ममालिक जो है वो मुख्तलिफ MOUs और मुआहिदों पर साइन करेंगे। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी आज। और इस दौरे का अख्ताम जो है वो पहले अगर मैं बात करूँ तो सदर आसिफ ज़रदारी की जानिब से उनके एजाज़ में ज़ोहराना दिया जाएगा। एक बाज़ाब्ता ज़ियाफ़त भी रात को मुतवक्को है, एक्सपेक्टेड है, जो कि सरकारी तौर पर दी जाएगी। तो ये दौरा जो है इस तरह से कंक्लूड होगा। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के जो दो तरफ़ा ताल्लुकात के बरादराना ताल्लुकात हैं, उनकी तारीख़ में ये दौरा हमेशा याद रखा जाएगा। जी सलमान, ये तो आपने बताया कि क्या कुछ होने जा रहा है। गुज़िश्ता रात जब मुअज़्ज़ज़ मेहमान पहुँचे उसका अहाता कीजिए, क्या मनाजिर थे, कौन कौन उनके हमरा आया, उनको खुश आमदीद कहने के लिए कौन कौन मौजूद था पाकिस्तान की साइड से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात जो हैं वो ख़ास तौर पर गुज़िश्ता चंद सालों से, बल्कि आप कह सकते हैं एक आध दिहाई से, ख़ास तौर पर जब से तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान इक़्तिदार में आए हैं, ये ताल्लुकात जो हैं आए रोज़ दिन ब दिन जो है हम कह सकते हैं कि ये एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। और जो दो तरफ़ा तारीख़ी, सकाफ़ती, बरादराना, मजहबी ताल्लुकात जैसी एक रिवायती टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, उनसे निकल कर अपनी एक स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अंदर ढल चुके हैं, जिसकी बहुत सारी मिसाल है। ख़ास तौर पर अगर हम दिफाई शोबे की बात करें तो दिफाई शोबे में आप जानते हैं कि पाकिस्तान तुर्की से मिल्जिम क्लास फ्रिगेट्स ख़रीदने वाला पहला मुल्क था। वो फ्रिगेट्स अब पाकिस्तान नेवी के अंदर शामिल हो चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान और तुर्की जो है वो ड्रोन्स के हवाले से बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं दिखाई दे रहे हैं। तुर्की के ड्रोन्स जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज का हिस्सा हैं। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं, वो है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैयारी के हवाले से, यानी कि TFX, जिसे तुर्की में कान का नाम दिया गया है। वो अब प्रोटोटाइप से गुजर के अब प्रोडक्शन के मरहले में आने वाला है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर इसकी एक प्रोडक्शन लाइन या असेंबली लाइन जो है वो पाकिस्तान में भी कायम करेंगे। और हो सकता है कि हमें इस दौरे में उसके हवाले से कोई ठोस पेशरफ्त जो है वो होती हुई दिखाई दे, कोई अमली इक़दाम जो है वो भी दिखाई दे। तो पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात जो है वो एक स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बदल चुके हैं। ना सिर्फ दिफा बल्कि बिज़नेस के हवाले से भी अगर हम बात करें तो आज तुर्क सदर जो है वो पाकिस्तान एंड तुर्की बिज़नेस फ़ोरम से भी खिताब करेंगे। और इस फोरम से खिताब के दौरान वो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी का जो मामला है उसको हाईलाइट करेंगे और दोनों ममालिक के सरमायाकारों पर जोर देंगे। और ख़ास तौर पर क्योंकि पाकिस्तान को सरमायाकारी की ज़रूरत है मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए, तो तवक्को की जा रही है कि तुर्क कंपनीज पाकिस्तान में जो कारोबार के हवाले से, कारोबार या द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि SIFC का प्लेटफॉर्म। एब्सोल्युटली सलमान, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और आपसे हम वक्तन आज पूरा दिन अपडेट मिला था, आपका शुक्रिया। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं सोनिया और जरा लीबिया कश्ती के बारे में बात करते हैं। लीबिया कश्ती हादसे की हौलनाक तफसीलात सामने आ गई हैं। वज़ीर दाखिला ने अफसोसनाक हादसे में 16 पाकिस्तानियों की अमवात की तस्दीक भी कर दी है, जबकि बच जाने वाले 37 पाकिस्तानी हौलनाक कहानियाँ सुना रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो सबसे अहम एंगल ये है कि जो 16 पाकिस्तानी हैं जिनकी हलाकत हुई इस मामले में, उनमें से सबका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और उसमें से भी मोस्ट ऑफ द पीपल, 13 का ताल्लुक पाड़ा चनार से है, 3 का ताल्लुक पेशावर, बाजवाड़ और औरकजई से है। तो इसी पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। एक ऐसे ही मुतासरा फैमिली हैं और उनके 6 लोग जो हैं वो इस वक्त वहाँ पे, अब उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है। एक ही फैमिली के 6 लोग रिश्तेदार। जवाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद। जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जवाद साहब, अफसोसनाक ये हादसा है, आपके कितने रिश्तेदार जाँ बहक या ज़ख्मी हुए हैं, कोई इत्तला आई अब तक? मेरा नाम सैयद जवाद हुसैन है। मेरे तकरीबन 6 से 7 बंदे जो है ना वो लीबिया गए हुए हैं। अभी कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं। अच्छा, 6 से 7 आप बता रहे हैं, तो ये बताइए कि कितने अरसे तक वो वहाँ पे थे? उन्हें मालूम नहीं था कि क्या होता है वहाँ पे?
इनको सब मालूम था, लेकिन यहाँ भी क्राइसिस की वजह से जो भी जवान है वो अपने अब्बू को तंग करके, वालिदैन को तंग करके, अपनी ज़मीनों को बेच के अपने रोशन मुस्तकबिल की कोशिश करते हैं कि वो यूरोप का रुख करते हैं। जैसे आपके इलाके से कितने लोग गए थे और इन्हें कौन लेकर जाता है, कितने पैसे दिए जाते हैं लीबिया जाने के लिए? ये एजेंट का पता नहीं है कि ये एजेंट कहाँ के है, कहाँ के नहीं है, और मुख्तलिफ नाम हैं उनकी। अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये एजेंट पंजाब की है या कि पीके की है, लेकिन यहाँ से जो लोग लेके जाते हैं तकरीबन 37 से 36, 37 से 38 लाख पैसे तलब कर लेते। 36 से 38 लाख रुपए। अच्छा, आपके इलाके से अभी भी लोग वहाँ फंसे हुए हैं और कोई तावान वगैरह की कोई इस तरह की चीज़ हुई है? नहीं है, ये एग्जैक्ट पता मुझे नहीं है। अच्छा, ठीक है जवाद, आपका नहीं, किसी ने तलब नहीं की। अच्छा, कोई तावान आपसे तलब नहीं किया है, ठीक है, शुक्रिया आपका। तो एक तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जान को रिस्क पे डाल के जा रहे हैं। उन्हें पता है कि वो या तो बचेंगे या नहीं बचेंगे, लाइक दरमियानी कोई राह नहीं है। तो ऐसा क्या है? इसकी ना पीछे बहुत सारे अवामिल कार फरमा हैं। वहाँ पे हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोग वहाँ से छोड़ के भागना चाहते हैं और उनको जब एक सुनहरा ख्वाब दिखाई देता है तो वो उसकी तरफ लपक पड़ते हैं। लेकिन खैर, बहुत ही अफसोसनाक ये मामला है। आगे बढ़ते, ब्रेक पे जाने से कबल क्या है सोनिया आज का दिन? आज उर्दू के अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ का 114वां जो है वो यौम पैदाइश है। शायरी के मुनफरिद अंदाज ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। दर्जनों फिल्मों के लिए गीत लिखे, गज़लें या मुकालमे भी लिखे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बहुत ही लेजेंडरी सदाकार, अदाकार, मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन साहब, ब्रॉडकास्टर, प्रोड्यूसर, ज़िया मोहिउद्दीन साहब, उनकी डेथ एनिवर्सरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन कितना ही लीथल होता है। तो कुछ हो जाए फैसल इसी पे, हो जाए चले। तो अब हम अपनी सी एक छोटी सी कोशिश और एक छोटा सा ट्रिब्यूट टू बोथ ऑफ द लेजेंडरी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो है दरख्शां, दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। इसी के साथ ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। मुझसे पहली सी मोहब्बत। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। SIFC की मावनत से मुल्क में ज़राई तरक्की के लिए अहम इक़दामात उठाए गए हैं और अब उसके समरात भी सामने आ रहे हैं। SIFC के तहत ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव की कोशिशों से ज़राई मंजरनामे में नुमाया तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। पाकिस्तान रिवायती ज़राअत से कॉर्पोरेट की तर्ज की ज़राअत की तरफ कदम बढ़ा रहा है। पंजाब में जदीद आबी इंतज़ाम से ज़राई पैदावार के लिए 1.5 लाख एकड़ ज़मीन को सैराब करना इसका वाज़ेह सबूत है। इसी पे हम बात कर लेते हैं कि क्या तब्दीलियाँ आई हैं और किस तरीके से हम मॉडर्न जो मैकेनाइजेशन है एग्रीकल्चर का, उससे हम भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और पाकिस्तान जिसको हम हमेशा से कहते आए हैं कि हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है और उसमें कोई दो राय नहीं है, खुसूसी तवज्जो अब फाइनली इस पर मरकूज़ होना शुरू हो गई है। हालिया दिनों में SIFC के तहत जो कॉर्पोरेट तर्ज के कई अहम इक़दाम उठाए जा रहे हैं, मैं चाहूँगा उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए और कैसे उससे ज़राअत के शोबे में बेहतरी आ रही है। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई ज़रूरी इक़दाम था जो उठाया गया है, क्योंकि हम हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर मुल्क जितना आबादी में हम ऐड कर रहे थे पाकिस्तान में,
जिस रेशो से हमारी आबादी बढ़ रही थी उस रेशो से एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं थी। गैराबाद रकबों को आबाद करना बहुत ज़रूरी था जो आबाद हो रहे हैं। इसी तरीके से हमारा जो पानी का हम फ्लड इरीगेशन करते हैं, हमारा पानी दिन ब दिन नीचे जा रहा था। मैंने 92 में काश्तकारी शुरू की थी तो मेरे गांव का पानी तकरीबन 25 फुट पे था, अब जो 65 फुट पे चला गया। हम आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ के जा रहे थे? तो उसके लिए आप ये ड्रिप इरीगेशन, पेवर्ड सिस्टम और स्प्रिंकलर इरीगेशन पे ये जो काम हो रहा है इस वक्त ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत, ये बहुत ही खुश आइंद बात है, हद से ज्यादा। देखिए ना, हमारे पास कोई 15 मिलियन एकड़ रकबा ऐसा पड़ा है जिसको हम आबाद कर सकते हैं और वो आबाद होना अब शुरू हो गया है। क्योंकि हमारी एक देहाती मिसाल है कि जैसे घर दाने होते कमले भी सियाने। हम देखें ना, ज़राई मुल्क होने के बावजूद 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगले 4-5 सालों में हम खुद कफील हो जाएंगे। क्योंकि ज़राअत में ये नहीं कि हम अचानक यकदम कुछ कर सकते हैं, नहीं, लेकिन ज़राअत बाकी इंडस्ट्री से जल्दी रिजल्ट देती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़राअत का रिजल्ट मैक्सिमम 5 से 6 माह में आ जाता है। उसका सबूत ये है कि जब पिछले साल इस पे काम शुरू हुआ है तो उसका रिजल्ट ये निकला कि 2024 की जो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो 6.5 पे आ गई। इस वक्त क्लाइमेट चेंज ने काफ़ी हमें नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम काफ़ी चीज़ों में खुद कफील हैं, बल्कि हमारी एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अब रिसर्च पे काम हो रहा है क्योंकि हमारा सीड सिस्टम ठीक हो रहा है, जदीद मशीनरी आ रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से आप पीरोवाल में फन ग्रो काम कर रही है वो हमारे लिए एक डाइवो साबित होगी। पाकिस्तान में डाइवो बस आई तो उसके आने से बाकी सारी बसें ठीक हो गई। अब काश्तकार वहां जाके देख रहे हैं, जदीद ज़राअत देख रहे हैं, जदीद मशीनरी देख रहे हैं, जदीद तरीक़ेकार देख रहे हैं कि किस वक्त। फिर यह है कि लिम्स के अंडर जो है काम हो रहा है कि काश्तकार अपने घर बैठे जी वो देख सकता है कि उसकी जमीन। जी बिल्कुल। खालिद साहब, ये बताइए कि मॉडल फार्म्स क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं और इनके फवाइद क्या हैं? देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना कि अब लिम्स ने जो सैटेलाइट के जरिए अब हर काश्तकार उससे एक्सेस मुफ्त में हासिल कर सकता है कि घर बैठे वो अपनी जमीन की पीएच चेक कर सकता है, वो पेस्ट काउंटिंग कर सकता है, उसे पता चल सकता है कि जमीन में नमी है या नहीं है, पानी की किस एकड़ को जरूरत है। तो इससे काफी बचत भी होगी और बेहतर कंट्रोल भी होगा। अब एक काश्तकार, उसकी काश्तकारी रहीम यार खां में वो लाहौर गया बैठा है या मरी चला गया है, तो वहां बैठ के भी अपनी जमीन को वो उसके एनालिसिस कर सकता है वहां बैठ के एक मोबाइल फोन के जरिए। दुनिया जदीद काश्तकारी की तरफ चली गई थी, हम बहुत पीछे हैं, लेकिन अब इस पे काम शुरू होगा। दूसरा, चुलिस्तान में जाके देखे तो सही ना, जहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं था कि सड़क होगी, वहां पे सड़कें बन रही है, वहां बिजली पहुंच गई है, वहां स्कूल बन रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि वहां पे जो लोग बिल्कुल फारिग रहते थे, उनके पास कोई काम नहीं होता था, अब जब कॉर्पोरेट सेक्टर वहां पे काम कर रहा है तो वहां पे अब लेबर बहुत ज्यादा चाहिए। वो लोग सारे उस लेबर में इंडेक्ट हो रहे हैं, जिसका वहां पे लोकल रहने वालों को सबसे बड़ा फायदा होगा। और फिर जो वहां पे अस्पताल बन रहे हैं, वहां पे पहले तो जिंदगी नहीं थी, वहां लोगों का क्या था, वो तालाबों का पानी पीते थे, ये वो। अब तो वहां पे एक नई जिंदगी शुरू हो गई है, मैं ये समझता हूँ। देखो ना, अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को सब कुछ दिया था, चारों मौसम हमारे पास, दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, जंगलात हमारे पास, मैदानी इलाका हमारे पास था, कराची से लेके पेशावर तक, थर हमारे पास, चुलिस्तान हमारे पास, रेगिस्तान हमारे पास, रोही हमारे पास। ये सब कुछ होने के बावजूद हमारे पास क्या नहीं थी, विल नहीं थी, हम काम नहीं कर रहे थे। अब उस पर काम होना शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज करता हूँ, हर चीज में सिर्फ अल्लाह की जात है, वो कहती है कुन तो हो जा फयकुन, बस हो गया। इंसान जब कोई काम करता है उसे तजवीज, तई, तदबीर, कोशिश, मुश्किल वक्त, हर चीज दरकार होती है। खालिद साहब, एक और चीज इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वाटर मैनेजमेंट से करीबन 1.5 लाख एकड़, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 1.5 लाख एकड़ सैराब किया है। कैसे किया, ये पानी को मैनेज कैसे किया आप लोगों ने, और फिर किस तरीके से तमाम तर काम हुआ? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, वहां पे पिवट सिस्टम लगा के पानी को, जो कि तकरीबन उससे 80% आपके पानी की बचत होती है। इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही पानी है। बल्कि मैं आपके तवज्जुह से मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि हमें एक चीज चाहिए। हमने पिछले साल अगर $4 बिलियन का चावल एक्सपोर्ट किया तो अपने पानी एक्सपोर्ट किया है। अगर हम चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, हमें पानी एक्सपोर्ट करते हैं। हमें अब चाहिए कि हम कपास पे वापस आए, अपने पानी को बचाएं। हम देखें ना, मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, मेरे बच्चे कैसे गुजारेंगे, मेरे उसके आने वाले बच्चे कैसे गुजारेंगे? पानी हमारी जिंदगी है, बिल्कुल। ये एक चीज डिसाइडेड है पूरी दुनिया में कि पानी जिंदगी है। अब हमने जिंदगी को बचाना है, अपने पानी को बचाना है। उसके बचाने का यही तरीका है कि हम वो फसलें लेके आए जो कम पानी लेती हैं, और दूसरा
वो सिस्टम लेके आए जिससे पानी का कम इस्तेमाल होता हो। अब जदीद तरीक़ेकार के तहत जो जदीद आबकारी है पानी की, तो उसमें पानी की 80% तक बचत है। तो इसलिए अब ये जो SIFC ने यहाँ पे काम शुरू किया है, थ्रू लिम्स है, ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम है, फंड ग्रो है, इनके थ्रू वो पानी की जो बचत है उसमें बहुत ज्यादा है, 80% है। और दूसरा, जो मैंने पहले आपको कहा था कि पाकिस्तान में एक डाइवो चली गई थी, तो उसको देख के सारी बसें ठीक हो गई। अब इसी तरीके से जब काश्तकार उसको जाके देख रहे हैं कि पानी की इतनी ज्यादा बचत हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो तमाम काश्तकार भी उसी जदीद सिस्टम पे, ड्रिप इरिगेशन पे चले जाएंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन पे चले जाएंगे, उसके अलावा पेवर्ट सिस्टम पे चले जाएंगे। तो हमें पानी की बचत होगी, क्योंकि हमारा अब आने वाला सबसे बड़ा मसला है वो पानी है जी। बिल्कुल। और इसमें अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसका दायरा कार हमने इतना ज़्यादा वसी कर दिया है। आपने एक बात की खालिद साहब जो कि बहुत ज़्यादा मुझे आम लगी, और मैं चाहूँगा इस पर आप थोड़ी सी रोशनी और डालिए। ज़राई मुल्क हैं हम, लेकिन हम ज़राई तौर पे ख़ुद कफ़ील नहीं थे। ये प्रोजेक्ट हमें कैसे ख़ुद कफ़ील बनाएगा, ना सिर्फ ये कि हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, बल्कि हम इस खित्ते का भी एक ब्रेड बास्केट बन सकें। हमारी ज़मीन में, हमारी फसल में इतनी ताकत है। पहली बात तो यह है कि इन्होंने आते ही एक जो काम शुरू किया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सीड सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। आते ही इन्होंने सीड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है। अच्छा। जिसका काम ये है कि सीड सिस्टम को ठीक करना। हमारा सबसे बड़ा इशू सीड है, क्योंकि हमारी रिसर्च पे वो तवज्जो नहीं थी जो देनी चाहिए थी। हमारा जो रिसर्च का बजट था वो ना होने के बराबर था। एग्रीकल्चर की GDP का 0.18। अगर ब्राजील ने चंद सालों में तरक्की की है तो उसका जो रिसर्च का बजट था वो 1.75 था, यानी कि हमसे कई सौ गुना ज्यादा था। अब आके यहाँ पे सीड सिस्टम ठीक हो रहा है, ब्रीडर राइट्स आ गए हैं कि जब हमारा सीड ठीक हो जाएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ तो सर्टिफाइड सीड ही नहीं था, हम बेसिक प्री बेसिक तो दूर की बात है। अब वो सीड सिस्टम ठीक होने से पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है कि काश्तकारों को बताया जा रहा है कि बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैसे करनी है। जब एक आप फार्मर बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करेगा, उस जमीन का एनालिसिस करवाएगा, उसको पता होगा इसको पोटाश कितनी चाहिए, इसको फास्फोरस कितनी चाहिए, इसको नाइट्रोजन कितनी चाहिए, इसको जिंक कितनी चाहिए, इसको बोरान कितनी चाहिए। जब हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करेंगे तो उससे मैं मिनिमम कह रहा हूं कि 30 से 40% तो वैसे ही पैदावार बढ़ जाएगी। देखे ना, आज हम गंदम की क्या पैदावार ले रहे हैं, ऑन एवरेज 30 से 32 मन ले रहे हैं, जबकि एक अच्छा फार्मर 60-65 मन ले रहा है। अगर हम इसको उठा के 60-65 मन ना ही ले सके एवरेज, अगर हम एवरेज 40-45 मन तक ले जाएं, तो हम तो तकरीबन 6 मिलियन टन तो हम सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकेंगे। हमें कोई इशू नहीं है, हमारे पास अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। एक सिस्टम को ठीक करने वाली बात थी, वो सिस्टम ठीक हो। आप देखें ना, आपके सामने आप पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ले लें, वो भी आपको फील्ड में नजर आते हैं, वो भी काम शुरू कर रहे हैं। इसी तरीके से SIFC अपना काम कर रही है, लिम्स अपना काम कर रही है, ग्रीन इनिशिएटिव वाले अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। अब काश्तकारों में एक करेज आ रही है, एक जुर्रत आ रही है, काश्तकार ने भी काम करना शुरू कर दिया। काश्तकार पहले बहुत काम पहले भी करता था, लेकिन काश्तकार के साथ ये मसला ये था कि उसको सही बेसिक सीड नहीं मिलता था, प्लस वो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। जी खालिद साहब, वक्त की कमी है कि मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने भी कहा कि कॉर्पोरेट ज़राअत की तरफ आ रहे हैं हम, तो जो रिवायती तरीक़ेकार था और कॉर्पोरेट, इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? देखा, मैं आपको अर्ज करूँ, एक बंदा 5 एकड़ की काश्तकारी करता है, एक 5000 की करता है। जो 5000 की काश्तकारी करेगा उसके पास जदीद मशीनरी होगी, वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा। एक्चुअली ये था कि हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, कि अब आके वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर, और वहां पे जब कॉर्पोरेट सेक्टर आएगा उसके आने से जब वो जदीद काश्तकारी करेंगे, बाकी सिस्टम भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैं पहले भी 2 दफा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में एक डाइवो बस आई थी, उसके आने से बाकी सारी बसें ठीक हो गई। आज सारी बसें वक्त पे निकलती हैं, टाइम पे पहुंचती हैं, बिला वजह वो ब्रेक नहीं लगाते। तो इसी तरीके से उनको देखे जाए, कॉर्पोरेट सेक्टर इस वक्त इंतहाई जरूरी था, क्योंकि उसकी वजह यह है, अब चुलिस्तान को ले लें, वहां पे रकबा आबाद करना कोई आसान काम नहीं, उस पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए थी। इसलिए अब वो कॉर्पोरेट सेक्टर वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा, वो रकबे आबाद होंगे, उसके बाद हर आदमी उससे मुस्तफीद होगा। अब देखें ना, हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें 2 साल पहले हमारा हशर क्या हुआ है कि हमने 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया। यानी कि एक ज़राई मुल्क में अगर गंदम की कमी हो, ठीक है ना, और उसके बाद जब SIFC ने सबने मिलकर काम किया, तो पिछले साल आपके पास वाफिर गंदम थी। तो इसी तरीके से अब भी आपके पास, अगर ये 2-4 सालों में हम हर चीज में कफील हो जाएंगे।
देखो ना, ये कोई बात है कि हम $5 बिलियन का एडिबल ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हम कॉटन बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, हम दालें इंपोर्ट करते हैं, हम सब्जियां बाहर से इंपोर्ट करते हैं, गज्जे के हम हर चीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं 10 से $12 बिलियन की। बिल्कुल खालिद साहब, और आपके पास बिल्कुल ठीक है। और जिस तरीके से अब इस पे तब्दीलियां आ रही हैं, हमें उम्मीद है कि ये और बेहतरी की तरफ जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। चले जी, इससे पहले कि हम ब्रेक लें, एक और बड़ा अहम दिन है आज। एक और बड़ा अहम दिन है 13 फरवरी और दुनिया भर में आज के दिन रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज भी पढ़े लिखे माशरे में अदब या सहाफ़त, अच्छे अदीब और सहाफ़ियों का माजी कहीं ना कहीं रेडियो से जुड़ा ही दिखाई देता है। एब्सोल्युटली। और तारीख सबको ही मालूम है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। आज के दिन पे मैं पर्सनली उन तमाम तर जो हमारे लोग जो कि रेडियो प्रेजेंटर्स हैं, जो कि इंजीनियर्स हैं, जो आज भी ब्रॉडकास्टिंग के तेज़ दौर में रेडियो को ज़िंदा रखे हुए हैं, आई वांट टू टेक द नेम्स एंड आई वांट टू थैंक यू कि आप हमारी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक इतनी खूबसूरत बनाते हैं। अदील अज़हर भाई, सुलमीन अंसारी, अकील समर, याया हुसैनी और मेरे उस्ताद रिजवान जैदी, आप सबकी समातों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। बाय द वे मैं भी रेडियो पाकिस्तान से जुड़ी क्या बात है। मैं इन तमाम नामों में मैं सोनिया सुंदस आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने भी रेडियो को जिला बख्शी, और आप ना होती तो फिर रेडियो का क्या होता। लेकिन अब क्या होता, ये होता है कि ब्रेक का वक्त आ गया है। ब्रेक लेने ताब न ला सका हमारा चैनल रेडियो की। रेडियो ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।